Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a serious MBA CMAT aspirant. तो अगर आप CMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन आपके गले का काटा है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आज टुडे वी आर कमिंग अप विद द फोर्थ सेशन ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस स्ट्रक्चर्स इन इंडिया कि सोल प्रोपराइटर फर्म रहती है, पार्टनरशिप फर्म रहती है, LLP रहती है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स रहती है। ऐसे टोटल 8 टाइप की पार्टनरशिप, 8 टाइप की फर्म्स है इंडिया में, वो सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोड बाय दैट वी विल बी सॉल्विंग फ्यू MCQs एंड उसके बाद आई विल ऑल्सो डू सम नॉलेज चेक जिसका आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आप CMAT की इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये फोर्थ सेशन है, पूरे सारे सेशंस देख के आओ तो आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी CMAT marks, दे आर अवेलेबल एट 499 रुपीज़ ओनली, जहाँ पे आपको 12 गुड क्वालिटी CMAT marks मिलेंगे एंड 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट भी मिलेंगे। ये marks परचेज करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर MBA CET कोर्स, आवर कोर्स इज अवेलेबल एट 4499 रुपीज़ ओनली, in which you will be getting 5 hours of live sessions daily and your faculties will be me and Aditya sir. We will be training you for that. Also you will be getting 800 plus practice questions, 23 full length mocks and many more things. तो अगर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए फॉर MBA CET, you just have to call on this number and achieve your dream of getting into JBIMS. ठीक है, तो 4499 रुपीज़ में डेली 5 आवर्स की क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। ठीक है, चलो, लेट अस कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स इन इंडिया? चूजिंग द अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल डिसीजन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इन इंडिया, है ना। क्यों क्रूशल है? क्योंकि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज इट इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, रेगुलरिटी, कंप्लायंस एंड लेवल ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। इवन अगर आपको फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर रखा है। तो बिजनेस स्ट्रक्चर आपको टैक्सेशन किस टाइप का रहेगा उसमें हेल्पफुल रहेगा, दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या क्या रहेंगे उसमें हेल्पफुल रहेगा, पर्सनल लायबिलिटी कितनी रहेगी उसमें हेल्पफुल रहेगा, आपको आगे फंडिंग चाहिए नहीं चाहिए, किस चीज़ टाइप का आपको ऑर्गेनाइजेशन बना है उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आपका ये पता होना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो सही सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स इन इंडिया इंक्लूड्स सोल प्रोपराइटरशिप, है ना, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अमंग अदर्स। फिर NGOs भी रहते हैं, OPCs भी रहते हैं, 1 पर्सन कंपनी, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सारी देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज स्ट्रक्चर्स इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव बिजनेस प्लानिंग एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये अभी टोटल 8 स्ट्रक्चर्स है, वो 8 सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखते हैं। ये सबसे पहले आता है आपका सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप जो इंडिविजुअल के लिए रहता है इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब जितने भी सोल प्रोपराइटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स आर सोल प्रोपराइटर्स, मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स आर सोल प्रोपराइटर्स, जितने भी ग्रॉसरी शॉप के ओनर्स है वो सोल प्रोपराइटर्स है। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि यार वो एक ही इंसान है, उसी से रिलेटेड वो कंपनी है। ठीक है, एंड ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, द एंटिटी डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, है ना, इट डज नॉट रिक्वायर कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। छोटे छोटे बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के लिए अट्रैक्टिव है वो। ठीक है, द प्रोपराइटर बेयर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मीनिंग है? ध्यान से देखो। मीनिंग पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू सेट ऑफ बिजनेस डेट्स। मतलब अगर मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है, मैं सोल प्रोपराइटर हूँ वो ग्रोसरी स्टोर का,
वो ग्रोसरी स्टोर के ऊपर अभी मेरा 50 लाख रुपए का उसके ऊपर क्या कहते हैं एक डेट चढ़ गया है, लोन चढ़ गया है। अभी वो लोन मैं अगर नहीं बेच पाया तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, मेरी पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू सेट ऑफ दैट लोन। ठीक है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम फ्रॉम द बिजनेस इज टैक्स्ड एज द पर्सनल इनकम, है ना। जैसे नॉर्मल पर्सनल इनकम आप टैक्स करते हो, जितने भी आईटी में काम करने वाले स्टूडेंट्स होंगे आपको पता होगा कि यार कि कैसे आप टैक्स डिडक्शंस होते हैं आपके, आप हर साल एक आईटीआर फाइल करते हो। तो सोल प्रोप्राइटर का भी सिमिलर आईटीआर आपको फाइल करना होता है। ठीक है, ऑफ द ओनर एंड द कंपनी रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमल। द ईज ऑफ सेटअप एंड डिसोल्यूशन मेक्स सोल प्रोप्राइटरशिप आइडियल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस विथ लोअर रिस्क, है ना। ईज ऑफ सेटिंग अप सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी हाई, मतलब बहुत इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी यही सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, द बिजनेस एंड द ओनर आर कंसिडर्ड वन, एक ही है। ठीक है, एंड वन एंड द सेम। दिस मीन्स दैट द प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, उसके ऊपर लायबिलिटी भी पूरी रहती है। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ये चीज़ ध्यान में रखो, ये लायबिलिटी के वजह से ही बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज आए हैं। तो ये लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी मतलब अगर मेरा धंधा बिक गया तो मेरे को भी सारा कुछ उसमें लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरे धंधा लॉस में है तो मेरा घर भी उसमें बिक जा सकता है। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, टैक्सेशन, इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस इज टैक्स एज द पर्सनल इनकम। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स होती है वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्सेशन होता है। एंड ओनर अंडर टैक्स एक्ट 1961। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, मिनिमल रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना। कुछ भी बहुत है मिनिमल कंप्लायंसेस रहते हैं। क्या क्या टाइप के कंप्लायंसेस रहते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया, प्रोप्राइटर्स मस्ट एडियर टू लोकल म्यूनसिपल रेगुलेशंस, है ना। लोकल म्यूनसिपल रेगुलेशंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो आपके पास शॉप एक्ट रहना चाहिए, मतलब अभी शॉप एक्ट का एक सब्स्टिट्यूट आ चुका है उद्योग आधार, वो रहना चाहिए। ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए एंड लोकल म्यूनसिपल रेगुलेशंस जो कुछ भी रहेंगे थोड़े बहुत वो आपने एडियर करने चाहिए। इतना ही उनके लिए कंप्लायंसेस रहते हैं, ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं रहते हैं। ये तो अगर आपकी बड़ी कंपनी रही तो भी ये आपको लगता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बट proprietors may need to register for GST if annual turnover exceeds 40 lakh or 20 lakh in specific states. GST registration becomes mandatory. तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लैक्स या फिर किसी किसी स्टेट में 20 लाख भी है तो इवन दो यू आर अ सोल प्रोप्राइटर आपको उसके ऊपर आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा एंड जीएसटी चार्ज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पार्टनरशिप के पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर 2 or more individuals come together to operate a business and share profits and losses, है ना। सिंपल है पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में बिजनेस चालू कर रहे हैं। पार्टनरशिप इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से इन पार्टनरशिप गवर्न होती है। पार्टनर शेयर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। फिर से यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहाँ पे आपको अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो पार्टनर के घर बार बिक सकता है। सिंपल है। लायबिलिटी मतलब अगर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो वो पार्टनर की भी लायबिलिटी है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है तो वो पार्टनर के ऊपर भी कर्जा है, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, मीनिंग दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस टैक्स, है ना। दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस टैक्स। अ पार्टनरशिप डीड outlines the terms of the partnership including profit sharing ratios, roles and responsibilities, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा तो भी पार्टनरशिप डीड में वो क्लियरली आउटलाइंड रहता है। ठीक है, फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक पार्टनरशिप डीड लगता है एंड कैन बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स थ्रू रजिस्ट्रेशन, दो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी बट रिकमेंडेड। अभी एक एनसीए का पोर्टल देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वहाँ पे हर कंपनी का हर एक डेटा कि कितनी कंपनी का वैल्यूएशन है, कौन कौन उसमें पार्टनर्स है, किस पार्टनर का कितना परसेंटेज है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें एमसीए के वेबसाइट पे रहती है। अभी ये जो पार्टनरशिप फर्म है दे कैन रजिस्टर, कैन बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स पे रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है इनको, बट रिकमेंडेड है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो रजिस्ट्रार और फर्म्स हैं ये ऑलमोस्ट हर बड़े सिटीज़ में अवेलेबल है। दे वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड उनका वेबसाइट भी एमसीए पोर्टल, अगर आप सर्च करोगे एमसीए पोर्टल गूगल पे तो वो पोर्टल पे आप जो कंपनी का नाम डालोगे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे आपको वो कंपनी की कुंडली निकाल के मिल जाएगी। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द फर्म्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, टैक्सेशन द फर्म इज टैक्स्ड एज सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो अगर दो पार्टनर्स हैं, मैं, मेरा एक पार्टनर एंड एक कंपनी, तो मेरा इंडिविजुअल आईटीआर होगा, मेरे पार्टनर का इंडिविजुअल आईटीआर होगा एंड कंपनी का भी अलग से इंडिविजुअल आईटीआर होगा। ठीक है, दे आर टैक्स्ड सेपरेटली एज अ सेपरेट एंटिटी। Compliance requirement must adhere to the Indian Partnership Act 1932 and other relevant regulations, है ना, वही MSME सर्टिफिकेट, उद्योग आधार, शॉप एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स प्रोवाइड्स लीगल बेनिफिट्स एंड रिड्यूसेस पोटेंशियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर आपने दो पार्टनर के बीच में पोटेंशियल डिस्प्यूट्स रिड्यूस करने हैं या फिर अवॉइड करने हैं तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में आपने रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर टिपिकली मेड जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सिंपल है, पार्टनरशिप भी सिंपल है। पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों में लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब ये नया आ गया है कुछ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप with the advantages of limited liability for its partners, है ना। limited liability क्या होती है आगे बताता हूँ। governed by the Limited Liability Partnership Act 2008 and LLP is a separate legal entity distinct from partners। जैसे पार्टनरशिप भी अलग ही थी, पार्टनर का आईटीआर अलग, मेरा आईटीआर अलग एंड कंपनी का आईटीआर अलग, वैसे ही LLP भी एक डिफरेंट लिमिटेड डिफरेंट लीगल एंटिटी है। ठीक है, प्रोवाइडिंग देम विथ लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, एन LLP हैज़ इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, उनकी अलग लीगल आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अभी तर्कशास्त्र, देर आर पार्टनर्स, मैं एक पार्टनर हूँ, आदित्य सर एक पार्टनर है और कोई पार्टनर होगा, बट तर्कशास्त्र LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द LLP प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं तर्कशास्त्र LLP में 10% का पार्टनर हूँ तो उसमें मेरी 10% की ही लायबिलिटी रहेगी, तो जब प्रॉफिट आएगा उसका भी 10% ही लूँगा मैं। एंड अगर 1 करोड़ का लोन है तो उसकी लायबिलिटी भी मेरी सिर्फ 10 लाख की है एंड इसमें मेरे घर बार नहीं बिकेगा, है ना, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स, है ना। मेरा घर बार नहीं बिकेगा इसमें, यहाँ पे मेरा पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो कंपनी के एसेट्स है वही लाइबल है। ठीक है, फॉर्मेशन रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना। LLP बनाना है तो MCA में रजिस्टर करना है एंड कंप्लायंस विद द LLP एग्रीमेंट भी कंप्लाई करना है। टैक्सेशन, LLPs आर टैक्स्ड एज पार्टनरशिप फर्म्स
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे टैक्स होती थी? इट वॉज अ सेपरेट एंटिटी, उनकी टैक्सेशन अलग होता था, है ना, वो पार्टनर्स के टैक्सेशन साथ नहीं होता था। सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल दोनों का टैक्सेशन साथ में ही होता था, बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का टैक्सेशन अलग एंड कंपनी का टैक्सेशन अलग, ऐसा होता था। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, मस्ट फिल्ड एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ ये कंप्लायंस एग्रीमेंट भी रहता है। परपेचुअल सक्सेशन, द LLP कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब अगर आगे जाके दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स अगर बाहर निकल गए बिजनेस से, तो भी ये पार्टनरशिप फॉर्म तो LLP तो अलग एंटिटी है, इट कैन कंटिन्यू टू रन, है ना, उसमें से पार्टनर्स आ जा सकते हैं, बट कंपनी वही के वही रहेगी। सही है, सिंपल है। मूविंग फॉरवर्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये अभी हमारी चौथे टाइप की कंपनी आ गई। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया। बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कैरेक्टरिस्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर इट्स शेयर होल्डर and restrictions on shares, restriction on share transfer. Governed by the Companies Act 2013, it is suitable for businesses that require external funding and professional management. जिनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए एंड एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए, उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, उनके लिए वो सूटेबल है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या ये? हाँ, सेपरेट लीगल, द कंपनीज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, है ना। अभी प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर्स नहीं रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है। केपेबल ऑफ ओनिंग एसेट्स एंड इनकरिंग लाइबिलिटीज इन इट्स ओन नेम, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स, प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल एसेट्स, सही है। रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना, फॉर्मेशन के वक्त MCA के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनको लगता है, एक और एक एड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मोस्ट आइडिया टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड नॉर्म्स इंक्लूडिंग, हाँ मैं तुमको बोला था क्या क्या कंप्लायंसेस करना पड़ता है। फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, हर साल आपका CA के थ्रू ऑडिट होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, मतलब एनुअल रिटर्न्स भी आपको फाइल करने पड़ेंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी, किसके साथ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, ठीक है। आपको अपने नोट्स बनाते चलना है ना, सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा, आपको अपने नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है। शेयर होल्डर्स आ जा सकते हैं, कंपनी वैसे की वैसी जिंदा रह सकती है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, पांचवी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिखो उसके बारे में डिटेल में लिखो, ठीक है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी दैट ऑफर्स इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, है ना, ये शेयर जो है जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज पहले प्राइवेट लिमिटेड रहती है, जैसे ही उनका IPO हो जाता है फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे आ गई है एंड दे आर ऑफरिंग देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक एज वेल। गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस सीकिंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, है ना, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में काम में आता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, येस, दिस कंपनी इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो वो कंपनी अलग, मैं अलग, उसका ITR अलग, मेरा ITR अलग, सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल प्रोटेक्टिंग पर्सनल एसेट्स।
अगर मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर लिए, 10% शेयर भी मान के चलो मेरे को 50 लाख रुपए में मिले, अगर वो 50 लाख रुपए में वो 10% शेयर्स मिलते हैं, 50 लाख रुपए में 10% शेयर्स मिलते हैं, तो 50 लाख रुपए में 10% शेयर्स मिलते हैं, तो ये जो 50 लाख रुपए का मेरा लायबिलिटी है उतना ही है, मैंने उतना ही रिस्क लिया है। मेरे घरदार अभी इसमें अलग से रहेंगे, वो अगर कंपनी डूबती है तो मेरे 50 लाख रुपए डूबेंगे। मेरे कंपनी की जो लायबिलिटी रहेगी वो पे ऑफ करने की लायबिलिटी ये इनकी नहीं रहेगी, है ना, ये इनकी नहीं रहेगी, क्या बोलते हैं, मेरे पर्सनल एसेट्स की नहीं रहेगी। ठीक है। फॉर्मेशन रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद MCA एंड कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मस्ट कंप्लायंस विद, है ना। अभी प्राइवेट लिमिटेड की इतने कंप्लायंसेस थे तो पब्लिक लिमिटेड के उससे भी ज़्यादा कंप्लायंसेस रहेंगे। ठीक है। इंक्लूड, है ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एनुअल फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, है ना, इनकी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होना भी ज़रूरी है। हर क्वार्टरली या साल में 2 बार या साल में 1 बार उनकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी चाहिए, है ना। मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, the company continues to exist regardless of changes in ownership or management, है ना, the company continues to exist regardless of changes in ownership or management। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन कंपनी, आगे बढ़ते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अलग है ये ध्यान से देखो, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी लायबिलिटी वो बिजनेस ओनर की थी। यहाँ पे देखो, 1 पर्सन कंपनी इज अ यूनिक बिजनेस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, allowing a single entrepreneur to operate a corporate entity with limited liability। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहाँ पे OPC में लिमिटेड लायबिलिटी है ना। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना मैंने पैसा डाला है उतने की लायबिलिटी है। मेरा घर, अगर कंपनी डूबती है तो मेरा घर नहीं बिकेगा, सिंपल है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर बिक जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब घर नहीं बिकेगा, इतना सिंपल ध्यान में रखो। ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स लुकिंग टू गेन बेनिफिट ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर विदाउट द नीड ऑफ पार्टनर्स। कंपनी का स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी एंड OPC हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी, है ना, अलग एंटिटी है। यहाँ पे टैक्सेशन भी अलग अलग होगा, मेरा ITR अलग बढ़ेगा एंड ये OPC कंपनी का ITR अलग बनेगा, टैक्सेशन अलग अलग रहेगा। Compliance requirement must adhere to annual filing requirements including financial statements and annual returns, but enjoy simpler compliance compared to private limited companies। Private limited companies में बहुत ज़्यादा compliances थे, OPC में number of amount of compliance ये थोड़ा सा कम है ना। OPC में amount of compliance थोड़ा सा कम है। ठीक है। Moving forward, conversion OPCs must convert to private limited company if their turnover exceeds 2 करोड़, है ना। अगर तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चले गया तो OPC नहीं चलेगा, OPC से प्राइवेट लिमिटेड में जाना पड़ेगा। एंड देयर पेड अप कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख, है ना, पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चले जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट एंड OPC ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट एज इट रिक्वायर्स ओनली 1 पर्सन टू फॉर्म एंड मैनेज द कंपनी। सही है। लेस कंप्लायंस बर्डन, OPCs enjoy certain exempt and relaxed compliance norms under the Companies Act। For instance, they are exempt from holding annual general meetings, है ना। इनको AGMs, annual general meetings एंड प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब उनके लिए नहीं रहता है ना। एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड कैश फ्लोज इनके लिए नहीं रहता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ OPCs फंक्शन।
यहाँ पे अगर इसके आगे आपको अगर कंपनी सेटअप करनी है और आप अकेले हो, सोल प्रोप्राइटरशिप मत सेटअप करो, ओपीसी सेट करो, लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें आती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट in which two or more companies agree to combine their resources to accomplish specific goal or project। अभी होंडा और किस कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, आप अभी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालोगे। प्रीवियस वीडियो आप देख रहे हो, उसका आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप अच्छे से सुन रहे हो कि नहीं, ये अगर मेरे को आपको बताना है तो आप एक कमेंट सेक्शन में डालो होंडा और किस कंपनी ने जॉइंट वेंचर रिसेंटली साइन किया है। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनीज एक सेम गोल के लिए आ रहे। दिस कोलैबोरेशन अलाउज द कंपनीज टू लेवरेज ईच अदर स्ट्रेंथ्स, शेयर रिस्क एंड बेनिफिट फ्रॉम कंबाइंड एक्सपर्टीज। है ना, दो कंपनीज के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हो गए, वो मर्ज हो जाएंगे, रिस्क कम हो जाएगी एंड एक दूसरे के एक्सपर्टीज से के बेनिफिट होगा। जॉइंट वेंचर्स आर कॉमनली यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और एंटरिंग न्यू मार्केट। जेवीज नए एकदम लार्ज प्रोजेक्ट है, नए मार्केट में जाना है या फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशंस करने हैं। ऑफरिंग अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर अचीविंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव विदाउट मर्जिंग द एंटिटीज इन्वॉल्व। पूरे एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं किए, ठीक है, पूरे एंटिटीज़ इन्वॉल्व नहीं किए, सारी एंटिटीज़ मर्ज नहीं की, सिर्फ जॉइंट वेंचर किया, है ना। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अ जॉइंट वेंचर ऑफन फॉर्म्स अ न्यू लीगल एंटिटी प्रोवाइडिंग अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर है ना, एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं जिसमें क्लियर फ्रेमवर्क रहता है, क्या ऑपरेशंस रहेगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा एंड कैसे प्रॉफिट्स वगैरह होंगे। Profit and loss sharing, the distribution of profit and loss is predefined in the joint venture agreement। joint venture agreement में पहले से बता रहता है कि भाई तेरा 40% मेरा 60% जो भी है वो पहले से डिफाइन रहता है। ensuring clarity and fairness। Regulatory compliance must comply with relevant laws and regulations such as Indian Contract Act 1872, Companies Act 2013 एंड FEMA 1999। है ना, ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, ये आगे हम एक सेशन में पढ़ने वाले हैं कि ये एक्ट्स में होता क्या है ना। ऑल द एक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी लॉज एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर अपना एक सेशन रहने वाला है। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स प्रमोटिंग जॉइंट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। नाउ our last type of company which is section 8 company, सुना नहीं होगा आपने, और नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अपना BCCI पता है, वो भी नॉन प्रॉफिट कंपनी करके ही रजिस्टर किया गया है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु या तेलंगाना कहीं तो भी। अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लीगल established legal entity established for non-profit purposes such as promoting social welfare, religion and charity। ठीक है, these companies use their profits exclusively for promotion of their objectives and do not distribute dividends to their members। ये अपने members को dividends नहीं देते हैं। Section 8 companies are popular structure of non-governmental organization, NGOs and social enterprises in India। ठीक है, लीगल एंटिटी है क्या ये? इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर मैंने कोई NGO सेटअप किया, इट विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेशन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायर्स अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC with detailed process involving name approval, license application and submission of incorporation documents। ठीक है, incorporation tax benefit eligible for various tax exemption under income tax act 1961, है ना, बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाते हैं। कंप्लायंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंडक्ट एनुअल ऑडिट्स एंड फाइल एनुअल रिटर्न्स to ensure transparency and compliance with regulatory standards।
कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। सही है। नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, prohibited from distributing profits and dividends to its members. All profit must be reinvested to further the company's objectives. जितना भी अगर आपका प्रॉफिट हुआ है वो री इन्वेस्ट होगा, है ना। जो भी शेयर होल्डर्स है उनको सैलरी दी जा सकती है, बट जो भी प्रॉफिट होगा वो री इन्वेस्ट होगा टू अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसा है अपने टोटल 8 टाइप ऑफ कंपनीज। आई होप आपने सारे लिस्ट डाउन किए होंगे एंड उनके की फीचर्स लिख दिए होंगे, की एस्पेक्ट्स लिख दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड अभी हम आगे एक क्विज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखो, कुछ टाइम ध्यान से देखो। विच बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया इज ओन्ड एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल। फटाफट अपने को इनके आंसर्स देने हैं। फटाफट आपको वीडियो पॉज करना है एंड आंसर्स खुद देने हैं। ठीक है, क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, पढ़ा। विच बिजनेस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड इन्वॉल्व्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है एंड कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, तो वो है पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी, बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला तो वो पार्टनरशिप ही रहेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। विच बिजनेस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड इन्वॉल्व्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वो रिपीट हो गया अपना। विच बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया कैन हैव 2 to 200, ध्यान से देखो, और 2 to 200 शेयर होल्डर्स। रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना। जहाँ पे जैसे ही इन्होंने शेयर होल्डर्स बोला है, पार्टनरशिप तो गेम के बाहर हो गया, है ना। 1 पर्सन कंपनी गेम के बाहर हो गई। 2 से 200 शेयर होल्डर्स रह सकते हैं एंड रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए ना। आपने भी कितने कंपनीज के शेयर्स खरीदे होंगे, तो आप भी तो शेयर होल्डर हो गए, है ना। अगर आपके पास HDFC का शेयर है तो आपके 200 ही लोग हो क्या जिनके पास HDFC का शेयर है। यहाँ पे तो बहुत सारे कंपनीज आ सकते हैं। ठीक है, सो विच बिजनेस स्ट्रक्चर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें 2 से 200 ही शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखो। एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया मस्ट हैव मिनिमम ऑफ हाउ मेनी डायरेक्टर्स। ये चीज़ भी ध्यान में रखो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ठीक है। विच बिजनेस स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर अ सिंगल एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। सिंगल एंटरप्रेन्योर, बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सिंपल। इन जॉइंट वेंचर द पार्टीज इन्वॉल्व मर्ज देयर कंपनीज परमानेंटली, नहीं, है ना। वो दोनों कंपनीज मर्ज नहीं करते हैं। कोलैबोरेट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पीरियड, ये हो सकता है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एग्रीमेंट, ये तो नहीं, है ना। कॉमन सेंस कहता है नहीं होगा। शेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी नहीं। सेकेंड वन इज योर आंसर, है ना। कॉमन सेंस से भी आंसर हो सकता था। सेक्शन 8 कंपनीज मतलब कौन से? NGOs, नॉन प्रॉफिट कंपनीज इन इंडिया आर प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग, नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए ही है, सिंपल एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? ईजी टू सेटअप एंड डिजॉल्व, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं है। अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, यस, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है। मिनिमम रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये भी है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएट। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं ना उसको, है ना। उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पढ़ते पढ़ते हमने देखा भी था, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
ठीक है, विच बिजनेस स्ट्रक्चर कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप भी हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी भी आ जाती है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। बहुत बढ़िया। द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया इज 7। ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखो, है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स रहने चाहिए तो ही आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लेके जा सकते हो। सही है। विच बिजनेस स्ट्रक्चर अलाउज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन मोस्ट सेक्टर। विच बिजनेस स्ट्रक्चर अलाउज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन प्राइवेट सेक्टर। अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ही है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि तो पब्लिक से ही आ रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप में नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर फॉर लेस रिस्की स्मॉल बिजनेसेस, है ना। FDI आ रहा है भाई, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही आएगा। इन एन LLP द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इज। LLP में LLP एग्रीमेंट रहेगा या पार्टनरशिप डीड रहेगा, बट LLP में LLP एग्रीमेंट रहता है, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फॉर्म में रहता है, LLP एग्रीमेंट LLP में LLP एग्रीमेंट रहता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू which business structure is mandated to hold statutory meeting and file annual returns with the statutory meeting and file annual returns with the registrar of companies। कौन सी है ये? कौन सी है ये? स्टैचूटरी मीटिंग्स होनी ही चाहिए। स्टैचूटरी मीटिंग्स सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे करेगा? अकेला थोड़ी बैठेगा भाई, मीटिंग करते चलो। पार्टनरशिप में नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होना ज़रूरी है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, है ना। मतलब मैंने शेयर्स लिए हैं 10%, उसका रिटर्न्स जब तक नहीं आता है या फिर जितने के मैंने शेयर्स लिए हैं उतनी ही मेरी लायबिलिटी, और कोई लायबिलिटी नहीं है। Which business structure is specifically suitable for non-profit organization in India? है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी। ध्यान में रखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGOs सेक्शन 8 कंपनीज में आते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एंड इन अ 1 person company the sole member must appoint a nominee because it is a legal requirement to manage the company in members absence, है ना। नॉमिनी इज नॉट टू मैनेज द कंपनी इन द मेंबर्स एब्सेंस, टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन केस ऑफ मेंबर्स डेथ और इनकेपेसिटी, टू असिस्ट इन डेली ऑपरेशंस, है ना। तो मस्ट अपॉइंट द नॉमिनी बिकॉज टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन केस ऑफ मेंबर्स डेथ और इनकेपेसिटी। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से पढ़ते, इन OPC सोल मेंबर मस्ट अपॉइंट अ नॉमिनी। नॉमिनी क्यों? टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन केस ऑफ मेंबर्स डेथ और इनकेपेसिटी, ठीक है। तो 1 person कंपनी का ये एक नया रूल अपने को पता चल गया। जहाँ पे आपने 1 person कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है वहाँ पे ये लिखो कि OPC में नॉमिनी होना ही होना। एंड क्यों होना? अगर जो सिंगल पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी हो जाती है टू परफॉर्म द बिजनेस, तो जो नॉमिनी है वो बचा हुआ बिजनेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन, ये डिसएडवांटेज नहीं है। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, ये भी हाँ ये डिसएडवांटेज है। मिनिमल रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये डिसएडवांटेज नहीं है। डायरेक्ट क्लेम ऑन प्रॉफिट, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी इज डेफिनेटली अ डिसएडवांटेज, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वाइल सॉल्विंग द MCQs हमने 2-3 पॉइंट्स नए पढ़े हैं, वो आपने बराबर आई होप नोट डाउन किए होंगे। इसके आगे अभी आई एम गोइंग टू डू योर नॉलेज चेक, ठीक है। टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। ये 5 क्वेश्चंस है, इसको स्क्रीन को पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स डालो, है ना। ये 5 क्वेश्चंस पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स डालो
एंड आई विल रिस्पॉन्ड वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर्स डालने हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अगेन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेट माउस, 12 सीमेट माउस 499 रुपीज़ में, और 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट भी उसमें ही आ जाएंगे। MBA CET का एक गुड क्वालिटी कोर्स देख रहे हो तो 4499 रुपीज़ में डेली 5 आवर्स के सेशन, एंड योर फैकल्टीज आर CET 99 परसेंटाइलर्स। ये भी आप चेक कर सकते हो। प्लीज़ कनेक्ट विथ अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट मैनर एज वेल। ठीक है, अगेन टेक अ गुड लुक एट इट, ट्राई टू पोस्ट करेक्ट आंसर्स इन द चैट सेक्शन। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। वी विल बी मेकिंग मल्टीपल सेशंस रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आपको वो सीरीज़ प्रॉपरली मिल जाएगी। और भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, आंसर्स डालो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन हिट करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।